अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित और जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो आइए आज बात करते हैं हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि सेक्शन 1 से लेके 53A तक है, जो हम लोग को बेसिकली आगे और सारे सेक्शंस पढ़ने के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और सेक्शन 1 से लेके 53A तक कहा जाता है कि एक बहुत ही बेसिक प्रोविजंस है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड। तो आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 1, जिसमें हम लोग डील करेंगे सेक्शन 1 से लेकर 14 तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझना है तो उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि बिफोर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैसे हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो गवर्न होता था। तो वो जो है गवर्न होता था बाय इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी पे, और इंग्लिश लॉ पे क्या होता था, वो गवर्न होता था। साथ ही कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं था। इंग्लिश लॉ और कोर्ट जो था वो डिसाइड करता था डिस्प्यूट्स को अपने ओन नेशन पे, जस्टिस पे और फेयर प्ले पे, जिसके कारण अलग अलग कोर्ट अलग अलग चीजों को डिसाइड करता था, जो कि क्या होता था, कंट्रोवर्सी क्रिएट होता था। तब हम लोग को क्या चाहिए था, एक प्रोविजन जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, जिससे क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए क्या बना, टीपी एक्ट बना, जिसका डेट ऑफ एसेंट क्या था, 17 फरवरी 1882। और ये इनफोर्स में कब आया, 1 जुलाई 1882 में। ये एक्ट नंबर 4 था। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम को छोड़ दें तो सारा प्रोविजन जो है रिलेटेड किससे करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। बेसिकली सारा जो प्रोविजन है, जैसे लीज हो गया, मॉर्गेज हो गया, ये सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी से मतलब गवर्न होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। ये एक सब्सटैंटिव लॉ है। बेसिकली सब्सटैंटिव लॉ का ही मतलब होता है जो क्या बताए, राइट्स और क्या बताए, लाइबिलिटीज। तो जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज को बताता है वो क्या होता है, सब्सटैंटिव लॉ। तो टीपीए भी क्या है, सब्सटैंटिव लॉ है। ये खुद में एग्जॉस्टिव नहीं है, ये अपने आप में परिपक्व नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। और इसमें टोटल 8 चैप्टर है और 137 धाराएं हैं। और ये कहाँ मेंशन है, तो करंट लिस्ट के थर्ड एंट्री 6 के शेड्यूल 7 में। ट्रांसफर होता कैसे है पहले ये समझ लेते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका ट्रांसफर कैसे होगा, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो एक्चुअली जो है इंटरेस्ट और राइट का ट्रांसफर होता है। प्रॉपर्टी जो है एक्चुअली जहां है वहीं रहेगा, प्रॉपर्टी मूव नहीं करेगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट या राइट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जहां तक बात है तो प्रॉपर्टी एक्चुअली में भी ट्रांसफर होगा, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसको दे भी दिया जाएगा, मतलब मूव करा के, और राइट और इंटरेस्ट ये दोनों उसमें ट्रांसफर होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सोगा से भी गवर्न होता है और टीपी से भी गवर्न होता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा टीपी एक्ट से गवर्न होगा। ट्रांसफर किसके किस पे बीच में हो सकती है, तो बाय मेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ट्रांसफर या तो एक्ट ऑफ पार्टी से भी हो सकता है या ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो सकता है, और इंटर वाइवो होता है, मतलब बिटवीन लिविंग पर्सन। ट्रांसफर किसके किसके बीच हो सकता है, लिविंग पर्सन के बीच हो सकता है। चलिए बात करते हैं सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट का। तो इस कहता है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता था एक्सेप्ट बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब और पार्ट बी स्टेट जैसे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह। तो 1 नवंबर 1956 के बाद क्या वो ये सारे जगहों पे जैसे बॉम्बे, दिल्ली और पार्ट बी स्टेट्स में भी अप्लाई होने लगा, बट पंजाब में अभी भी टीपी एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफिकेशन दे सकती है कि टीपी एक्ट वाट पार्ट जो है वो अप्लाई होगा उनके यहाँ और कौन सा पार्ट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और ये जो है सेक्शन 54, 59, 107 और 123 जो है ये तो है सेक्शन वो कंप्लीटली एक्सपेंड है। और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट यही सेक्शन कहता है जहां पे अप्लाई नहीं होगा वहां टीपी एक्ट भी अप्लाई नहीं होगा। तो यही था फर्स्ट सेक्शन। आगे बात करते हैं सेक्शन 2 रिपील ऑफ एक्ट। तो क्या क्या जो है इस एक्ट के आने के बाद रिपेल हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज है जो भी शेड्यूल जो कि टीपी एक्ट में दिया हुआ है, वो शेड्यूल जो कि टीपी एक्ट में दिया वो क्या हो जाएगा, रिपील हो जाएगा। एक्सेप्ट क्या क्या, जो भी एक्सप्रेसरी रिपील है, मतलब बताया गया है कि ये जो है एक्सप्रेसरी रिपील नहीं है
तो फिर वो रिपील नहीं होगा। या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि कंसिस्टेंट होता है टीपीए से, या वो राइट और लायबिलिटी जो टीपीए के पहले था, या कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ, इन चारों को छोड़ दे तो जो भी शेड्यूल 1 में वो क्या हो जाएगा, रिपील हो जाएगा। और सेक्शन 57 चैप्टर 4 इनकम्बरेंस ऑफ सेल, ये भी मतलब ये एक्सेप्शन है इसका। इंटरप्रिटेशन क्लाउज का बात करते हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का बहुत ही मतलब शॉर्ट डिफिनेशन दिया हुआ है टीपी एक्ट में, जो कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास। ये डी नहीं है, ये जी है। तो ये जो था पूरा मतलब सही डेफिनेशन नहीं था, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन और कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बोलता है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, तो जनरल क्लॉज एक्ट का कोर्स एक्ट 1973 का 3 का क्लॉज 26 में दिया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है लैंड, बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, थिंग अटैच टू अर्थ, या तो वो रूटेड होना चाहिए, या तो एम्बेडेड होना चाहिए, या तो कोई बेनिफिट अराइज हो रहा हो उससे, तो वही क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जो है वो, इसका डेफिनेशन है कि इंस्ट्रूमेंट इज कंसिस्ट ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड क्या है, तो दो अटेस्टेड में दो और मोर विटनेस, कोई भी चीज हम अटेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो दो और मोर विटनेस लगेगा, और ईच विटनेस को है उसको सीन करना, एग्जीक्यूट करना, और साइन और सिग्नेचर करना है। अदर पर्सन भी साइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ रिसीव पर्सनल, ठीक है। और सेम टाइम होना ये नेसेसरी नहीं है। रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेंट क्या है, तो रजिस्टर्ड जो है इंडिया पे, जिसपे टीपी अप्लाई होता है। और नोटिस क्या है, तो नोटिस दो हिस्सों में बचता है, एक एक्चुअल नोटिस जो कि पर्सन को एक्चुअली जानकारी था, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो कि वो विलफुली निग्लिजेंस किया सर्च या इंक्वायरी में, जो कर सकता था लेकिन नहीं किया, तो इसका माना जाएगा कि उसको नोटिस था, उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। इसका कोई एक्सप्लेनेशन है 3, एनी ट्रांसफर इफेक्टेड बाय ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेज द पर्सन हैव नॉलेज। कोई भी ट्रांसफर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में हो रहा है तो ये लगेगा कि उनको एक्नॉलेज था कि वो क्या है, वो जानता ही था हर चीज। और इसमें भी दो प्रोवाइजो है कि वो कंप्लीट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट से, जो भी ड्यूली है वो इंटर होना चाहिए अंडर सेक्शन 51 ऑफ दैट एक्ट, और पर्टिकुलर जो भी है वो कंप्लीट होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 2 है कि उसको नोटिस होना चाहिए। टाइटल का एक्सप्लेनेशन चीज है कि एजेंट को नोटिस होना चाहिए, अगर ओनर को नोटिस नहीं तो उसके एजेंट को नोटिस होना चाहिए। इसमें प्रोवाइजो अगर एजेंट जो फ्रॉडली कोई काउंसिल करता है फैक्ट, तब प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, तब प्रिंसिपल चार्ज नहीं होगा। सेक्शन 4 बात करता है कि सेक्शन 54, 59, 107 और 123 जो है वो सप्लीमेंट है किसका, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का, ठीक है, वेयर इट रिलेटेड टू आईसीए बिहेव एज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 5 का, जिसमें टीपी खुद डिफाइंड है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता क्या है। तो पहले तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन है कि ट्रांसफर जो है लिविंग पर्सन के बीच में होगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, प्रॉपर्टी का कन्वे होगा इन प्रेजेंट, या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, जो कि सोगा में पढ़ना था वही यहाँ पे भी है कि या तो इन प्रेजेंट हो सकता है या तो फ्यूचर के लिए भी हो सकता है, टू अनदर लिविंग पर्सन, किसी दूसरे लिविंग पर्सन को, या तो खुद को और दूसरे को। खुद को कैसे कर सकते हैं, तो खुद को ट्रस्ट बना के ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और लिविंग पर्सन कौन कौन होते हैं, तो कोई भी कंपनी एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब आगे बात करते हैं कि व्हाट में बी ट्रांसफर। ये सेक्शन कह रहा है कि क्या ट्रांसफर हो सकता है, तो इस सेक्शन जो इसका हेडिंग है इससे जस्ट विपरीत है ये पूरा सेक्शन, जो ये बोलता है कि क्या ट्रांसफर होगा, तो इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि क्या ट्रांसफर नहीं होगा। तो देखते हैं क्या क्या ट्रांसफर नहीं होता है। तो अ चांस ऑफ हेयर अ पेरेंट, कोई भी पेरेंट का प्रॉपर्टी जिसमें हमको पता है कि हम ही हेयर है उसके और हमको वो प्रॉपर्टी मिलने वाला है, तो जस्ट हमको पता है कि हमको प्रॉपर्टी मिलने वाला है, इससे इस बेसिस पे हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कोई भी लीगेसी, कोई भी विल जो पता है मेरे नाम का है, हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा लाइक नेचर जो कि हमको पता है कि कोई प्रॉपर्टी हमको फ्यूचर में मिल सकता है, तो ऐसे ही हम बस जाके ट्रांसफर नहीं कर देंगे। राइट ऑफ री एंट्री, राइट ऑफ ईजमेंट, कोई राइट जो है एंजॉय जो पर्सनली किया जा सकता है उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। फ्यूचर का कोई मेंटेनेंस है, या राइट टू स्यू है, या पब्लिक ऑफिस है कोई, या स्टाइपेंड जो मिलिट्री, सिविल या पॉलिटिकल पेंशनर्स को मिलता है, या फिर वैसा जो कि अपोज टू नेचर ऑफ बिजनेस कोई भी चीज नेचर ऑफ बिजनेस से ही अपोज है, मतलब वो अनलॉफुल होगा या अनलॉफुल उसमें कुछ होगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन होगा, या लीगली जो डिस्क्वालीफाइड होगा। इसमें दो चीज हम लोग पढ़ते हैं, रेस नलिस, इसका मतलब जिसका कोई प्रॉपर्टी का ओनर है, जैसे सन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई ओनर नहीं है। एक होता है रेक्स एक्स्ट्रा कमर्शियल, जो कि बिजनेस में कवर अप नहीं होता है, मतलब वो बिजनेस के लिए नहीं बना है, जैसे कोई भी चीज बैन है या कुछ है जिसका बिजनेस के लिए नहीं है, हम उसका ही ट्रांसफर कर रहे हैं,
तो ये भी क्या होगा, नहीं हो सकता है ट्रांसफर। और अनट्रांसफरेबल जो भी राइट को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं वो सब क्या है, नहीं ट्रांसफर होगा। सेक्शन 6 कहता है इसमें 10 कंडीशन है कि क्या चीज ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7, कौन पर्सन कंपिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो कॉम्पिटेंट कौन होगा ट्रांसफर के लिए, तो वो पर्सन जो कि कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वही कंपिटेंट क्या होगा ट्रांसफर के लिए। और ट्रांसफर होली भी हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है, एब्सोल्युटली भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर जब होगा तो क्या क्या चीज का ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफरर जब होता है तो ट्रांसफरर जो होता है, जो ट्रांसफर कर रहा है, वो जितना भी इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी में वो सारा कुछ ट्रांसफरी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, प्रॉपर्टी के साथ उसका इंटरेस्ट भी। वो सारा लीगल इंसिडेंट जो कि अटैच्ड है अर्थ से, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो ईजमेंट हो, चाहे रेंट हो, चाहे प्रॉफिट हो, या कोई भी मशीनरीज हो, की हो, बार्स हो, डोर्स हो, सिक्योरिटी हो, डेप्ट हो, क्लेम हो, क्लेम में एरियर्स को छोड़ के मनी और यील्डिंग इनकम, कोई भी इनकम हो, वो सब क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेक्शन 9 बात करता है ओरल ट्रांसफर का, कि ओरली भी हो सकता है ट्रांसफर विदाउट रेटिंग, इसमें कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। सेक्शन 10 बात करता है कंडीशंस, रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। तो ये बेसिकली एक ऐसा सेक्शन है जब बोल रहा है कि ट्रांसफर होगा और वो कंडीशन होगा, कुछ ट्रांसफर होता है और कुछ कंडीशन होता है, तब क्या होगा कि कंडीशन जो है वाइड हो जाएगा। कंडीशन क्या होगा, वाइड हो जाएगा। तो ये किस सिचुएशन में कंडीशन वाइड हो जाएगा, तो समझते हैं। एक होता है ट्रांसफेरर जो ट्रांसफर होता है, एक होता है रिस्ट्रिक्शन जो कि कंडीशन होता है, और लास्ट होता है वैलिड या वाइड, कि क्या वैलिड होगा, कब वाइड होगा। तो जब ट्रांसफर एब्सोल्यूट हो, मतलब पूरी तरह से, जैसे सेल, ट्रांसफर क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट हो रहा है। सेल हम पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा अधिकार, और हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे एब्सोल्यूट, कि जो हम लैंड तुमको सेल किए हैं उसका ट्रांसफर तुमको किसी और को कभी नहीं कर सकते हो, उसको तुम बेच नहीं सकते हो। तो इस सिचुएशन में ये जो कंडीशन था, ये जो एब्सोल्यूट कंडीशन था, वो कंडीशन क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। कि जो भी कंडीशन लगा है एलियनेशन का, कि आगे तुम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, एब्सोल्यूट ट्रांसफर में वो हमेशा क्या रहता है, वाइड रहता है। ठीक है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुआ और कोई पार्शियल कंडीशन लगा, जैसे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मान लीजिए कि आप हिंदू कम्युनिटी को ही वो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, तब इस सिचुएशन में क्या होगा, वो जो होगा ट्रांसफर वैलिड होगा। और जब पार्शियल ट्रांसफर है और कंडीशन एब्सोल्यूट है, तब तो वो वैलिड होगा। पार्शियल ट्रांसफर का मतलब क्या, कि हम बस इंजॉय करने का राइट दे रहे हैं, जैसे कि लीज। तो इस सेक्शन में एक्सेप्शन है लीज। और वुमेन जो कि ना ही हिंदू थी, मुस्लिम थी या बुद्धिस्ट थी, तो अपने मैरिज के टाइम, जब तक वो मैरिज में रहेगी तब तक उसके पास पावर नहीं रहेगा ट्रांसफर का, जब तक उसका पति जिंदा है। ये है 10 सेक्शन जो बात करता है कि कब प्रॉपर्टी का एलियनेशन नहीं कर सकते, वो कौन सा कंडीशन जो है रिस्ट्रेन करेगा प्रॉपर्टी के एलियनेशन का। तो वो कंडीशन जो है क्या होता है, वाइड होता है। आप प्रॉपर्टी आगे अपने मन से बेच सकते हैं अगर आपका एब्सोल्यूट ट्रांसफर हुआ है। अगर ऐसा कोई कंडीशन लगता है कि आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन रिपंजेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है, कोई भी मोड ऑफ एंजॉयमेंट में अगर क्रिएट किया जा रहा है एब्सोल्यूट ट्रांसफर में, तो वो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ओनर के बेनिफिट में लगाया जा रहा है, तब वो अलाउड होगा। जैसे मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, दो गो, ये ओनर का प्रॉपर्टी था। अब उसमें क्या करता है, ये वाला प्रॉपर्टी बेच देता है और एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि यहाँ पे जो है तुमको कोई भी खुदाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी चीज गड्ढा खोदा जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, मेरे लैंड में पानी घुस जाएगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये ओनर के बेनिफिट के लिए, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, अलाउड है। बाकी और कोई मोड ऑफ एंजॉयमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगता है तो वो रिस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं होगा। कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी। अगर मान लीजिए हम एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दिए और बोल दिए उसमें कंडीशन लगा दिए कि अगर तुम इनसॉल्वेंट हो जाते हो या उसे आगे बेचने का कोशिश करते हो, तो ये जो जमीन है वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो ये भी अलाउड नहीं है। लेकिन लीज के केस में ये अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि लीज हम दिए हैं, क्योंकि हम ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं किए, हम तुमसे पैसे के बदले तुमको प्रॉपर्टी एंजॉय करने का राइट दे रहे हैं। अगर तुम इनसॉल्वेंट हो जाते हो तो फिर मेरा प्रॉपर्टी को पैसा कौन देगा, या तुम उसको बेचने का कोशिश करते हो तो तुम इलीगल काम कर रहे हो, तो क्या होगा, ये फिर नहीं एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो हम तुमको क्या कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन बाकी अगर एब्सोल्यूट ट्रांसफर है तो वहां ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा।
या ट्रांसफर अनबॉर्न पर्सन में हो सकता है, जैसे कि हम जानते थे कि ट्रांसफर हमेशा दो लिविंग पर्सन के बीच में होता है, दो लिविंग पर्सन के बीच में होता है। तो क्या अनबॉर्न पर्सन के बीच, अनबॉर्न पर्सन जो है उसके लिए ट्रांसफर हो सकता है? अनबॉर्न पर्सन के लिए ट्रांसफर नहीं हो सकता, इंटरेस्ट क्रिएटेड हो सकता है, ठीक है। और इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा? तो एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करके, मान लीजिए ए है, वो सी जो एक अनबॉर्न पर्सन है उसको ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो डायरेक्ट उसको ट्रांसफर नहीं करके एक प्रायर इंटरेस्ट बी को ट्रांसफर करेगा और बोलेगा क्या कि जब सी बॉर्न हो जाएगा और वो मेजोरिटी हासिल कर लेगा तो तुमको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी को उसको ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफरर हैव टू गिव होल राइट, ट्रांसफरर को होल राइट देना पड़ेगा। और प्रायर इंटरेस्ट जो है वो बी के डेथ से पहले ये जो सी को है एग्जिस्टेंस में आना पड़ेगा। और प्रायर इंटरेस्ट बहुत सारा क्रिएट हो सकता है, मान लीजिए बी है, डी और ई, ऐसे ऐसे बहुत सारा प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। और प्रायर इंटरेस्ट का जो है प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्टेड राइट होगा, उसका ज्यादा राइट नहीं होगा। और जैसे ही अनबॉर्न पर्सन बॉर्न करता है तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पे आ जाएगा। सेक्शन 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपिचुइटी का। अब रूल अगेंस्ट परपिचुइटी क्या है? परपिचुइटी का मतलब होता है कि हम मान लीजिए एक लैंड को ट्रांसफर किए और बोले ये लैंड अब हमेशा तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर हो गया, तुम इसको अब आगे बेचोगे नहीं, और ये क्या होगा, हमेशा आगे और ट्रांसफर होते रहेगा तुम्हारे सन को और तुम्हारे उसके सन को, तो उसके सन को, ऐसे ऐसे करते करते हमेशा आगे ट्रांसफर होते रहेगा। तो ये पता है, ये जो चीज था इसी को कहते हैं परपिचुइटी। और इसी के अगेंस्ट जो रूल बना उसी को कहते हैं रूल अगेंस्ट परपिचुइटी, जो कि सेक्शन 14 में देता है, जो कहता है कि कोई भी इंटरेस्ट जो है वो आफ्टर लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन नहीं ले सकता है। मतलब आप किसी को बांध के नहीं रख सकते कि आप प्रॉपर्टी मत बेचिए, आपको मन है तो आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ तो ये बोल दे कि अब ये प्रॉपर्टी आगे नहीं बिक सकता। इसी को कहते हैं रूल अगेंस्ट परपिचुइटी, कि प्रॉपर्टी को बांध के रखा नहीं जा सकता है। इनडेफिनेट ट्रांसफर इज नॉट अलाउड, मतलब कह दिया जाए कि अब ट्रांसफर नहीं अलाउड है, ठीक है। ये रूल क्यों मेड हुआ? ऐसा क्यों है कि हम अगर प्रॉपर्टी है तो उसको बांध के नहीं रख सकते? क्योंकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में हुआ। क्योंकि अगर ये जमीन सेल नहीं होगा तो इससे क्या है, इससे जो भी गवर्नमेंट को सेल से फायदा आता, जो भी रेवेन्यू आती, वो रेवेन्यू नहीं आएगा, और वो रेवेन्यू नहीं आएगा तो गवर्नमेंट को नुकसान है। तो ऐसे तो जो भी जमीन है वो हमेशा रह जाएगा बांध के, तो गवर्नमेंट कभी पैसा नहीं कमा पाएगी, इसलिए रूल लाया गया, ठीक है। और वेस्टिंग जो है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर में भी पोस्टपोन टिल माइनॉरिटी, जो भी अनबॉर्न पर्सन को भी दिया जाता है वो भी जो है वो तभी तक रोक सकते हैं जब तक वो माइनॉरिटी में है। जैसे ही वो मेजोरिटी में होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उस जमीन का वेस्टेड इंटरेस्ट को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट करके उसको दे देना पड़ेगा। या फिर प्रायर इंटरेस्ट का जो लास्ट प्रायर इंटरेस्ट है तब उसका डेथ नहीं हो जाए तभी तक उस प्रॉपर्टी को हम बांध के रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम बांध के नहीं रख सकते हैं। तो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी मेनली यही कहता है कि आप प्रॉपर्टी को बांध के नहीं रह सकते हैं। और इसका जो एक्सेप्शन है वो है सेक्शन 8, उसमें क्या कहता है कि कुछ कंडीशन है जब आप प्रॉपर्टी को बांध के रख 18 कुछ कंडीशन है जब आप प्रॉपर्टी को बांध के रख सकते हैं, जैसे कोई भी पब्लिक वेलफेयर के लिए ट्रांसफर हो रहा हो, हॉस्पिटल बनाने के लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए ट्रांसफर हो रहा हो, तब वहां रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं एक्ट करेगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डील करेंगे आगे की और सेक्शन टीपी एक्ट से। तब तक के लिए कमेंट में बताइए और क्या क्या हमें कवर अप करना चाहिए। थैंक यू।